27th अमेंडमेंट जो कि सेनेट से आज पास हो चुकी है, इसका ईओबीआई पे कोई इफेक्ट होने वाला है? आज का हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें हम डिटेल डिस्कस करेंगे 18th अमेंडमेंट को साथ में लाके, जिसमें जो लेबर का मैटर था वो कंकरेंट लिस्ट से खारिज करके प्रोविंशियल लिस्ट में डाल दिया गया था और प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया गया था। तो उसके बाद अगर 27th अमेंडमेंट पास हो जाती है, इसमें यह भी डिस्कशन हो रही है कि लेबर का सब्जेक्ट दोबारा विफाक को दे दिया जाए। तो ये सारी जो गुत्थी है, इसको आज इस वीडियो में हम सुलझाएंगे। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाजिर खिदमत है, कानून लाइन के प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 27th अमेंडमेंट क्या है। उसमें डिटेल से जाने से पहले, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट रहेगा ईओबीआई पे इसका इफेक्ट, तो इसमें जो वफाकी आईनी अदालत है वो किस तरीके से ईओबीआई को अफेक्ट कर सकती है, उसको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि 18th अमेंडमेंट में क्या हुआ था। 18th अमेंडमेंट में क्योंकि जो लेबर का मामला था वो फेडरल के पास था 18th अमेंडमेंट से पहले, तो 18th अमेंडमेंट में ये सारे लेबर के मामले कंकरेंट लिस्ट से खारिज करके प्रोविंसेस को दे दिए गए। अब जब प्रोविंसेस को दे दिए गए, तो जो एक्ट ईओबीआई का एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट एक्ट 1976 था, तो जब 18th अमेंडमेंट आई तो लॉजिकली वो तो अपना असर खो चुका था, यानी कि एक इदारा वफाक के पास रहा ही नहीं, तो उसकी बाबत लेजिस्लेशन वफाक कर ही नहीं सकता। अगर ऑलरेडी हुई थी उसने अमेंड होना था। 18th अमेंडमेंट के बाद फर्स्ट टाइम सिंध ने इसकी बाबत अपना एक्ट 2014 में बनाया। जब वो एक्ट बनाया तो उसके तहत ईओबीआई जो प्रोविंशियल है, जो सिंध का है, उसके इंतजामात शुरू किए, नोटिस वगैरह जारी किए। तो जो ताजर हजरात थे उन्होंने रिट पिटीशन फाइल कर दी कराची सिंध हाई कोर्ट में। उसमें इस बेस पे इशू हो गया कि एक तरफ फेडरल एक अदारा चला रहा है, तो दूसरी तरफ प्रोविंशियल लेजिस्लेशन हो गई है, तो अदारा कौन सा इंटैक्ट रहेगा। तो अदालत ने उसके मेरिट को डिसाइड करने की बजाय फॉर द टाइम बीइंग जो प्रोविंशियल और ईओबीआई था, जो सिंध ने लेजिस्लेशन की थी, उसके तहत जो ईओबीआई का इदारा बना, उसकी प्रोसीडिंग स्टे कर दी। अब जब 27th अमेंडमेंट आ रही है तो उसमें वफाकी आईनी अदालत का वजूद भी आ रहा है, सेनेट से वो अप्रूव भी हो गई है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो पास हो जाएगी। अगर वो पार्लियामेंट से पास होके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाती है, तो अब ये जो वफाकी आईनी अदालत है, इसकी जुरिस्डिक्शन है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, जिनमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड है, वो उस अदालत में सुने जाए। अगर वो ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग भी है, तो भी वो वफाकी आईनी अदालत को ट्रांसफर हो जाएगी। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि एक मैटर जब 18th अमेंडमेंट आई, तो 18th अमेंडमेंट के बाद जो लेबर का मामला है वो सूबों को दे दिया गया, और उस पे सूबों ने लेजिस्लेशन एक सूबे ने की, लेकिन अदालत ने स्टे दे दिया। तो क्या ये आईनी मामला नहीं है? फेडरेशन के पास वो मामला ही नहीं है, कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट ही शामिल नहीं है, तो उसकी बाबत जितनी भी लेजिस्लेशन है, जितनी भी वो इंतजामी इंसरामी कार्रवाइयां हैं, वो सारी इलीगल है। तो इस वक्त बहुत बड़ा क्वेश्चन ये सामने आ रहा है कि ईओबीआई का वजूद कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से क्या सस्टेनेबल है, कहीं वॉइड तो नहीं है, कहीं अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है। तो ये जब इशू जाएगा तो जो वफाकी आईनी अदालत है, ये उसका सब्जेक्ट मैटर बन जाएगा। तो 27th अमेंडमेंट ईओबीआई के हवाले से बड़ी अहम होने वाली है। आर्टिकल 141 कहता है कि पार्लियामेंट पूरे पाकिस्तान की बाबत कानून बना सकती है, यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट है, जो कि हमारी कौमी असेंबली है, सेनेट मिला के सारी जो लेजिस्लेचर जिसके पास पावर्स हैं, वो जो लॉ बनाएगी वो पूरे पाकिस्तान में अप्लाई करेगा और उनके पास जुरिस्डिक्शन है। अब आर्टिकल 142 क्या कहता है? आर्टिकल 142 कहता है कि कोई भी मामला अगर फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में नहीं है, तो उसकी बाबत पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकती।
अब जब 18th अमेंडमेंट आई तो कंकरेंट लिस्ट से ये लेबर का मामला इखराज हो गया, तो लेबर का मामला आ गया सूबों के पास। उसी बाबत पंजाब ने अपना अलहदा से लॉ बनाया जिसको पीरा कहते हैं, पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010। तो ये सारा 18th अमेंडमेंट के बाद हुआ। एक लॉ बना जो ट्रांस प्रोविंशियल को डील करता है, वो IRA है। IRA गो के लेबर लॉ पे बना। फेडरेशन में जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट है या एक से ज्यादा सूबों में एस्टेब्लिशमेंट है, उनको डील करता है। और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि गो के ये सब्जेक्ट प्रोविंसेस को चला गया है, लेकिन कुछ खला बाकी, और ILO की कन्वेंशन भी है। उनके तनाजर में फेडरल सब्जेक्ट ना भी हो तो फेडरेशन पार्लियामेंट उस पे कानून साजी कर सकती है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इंटरप्रिटेशन दे दी है। तो इस IRA की हद तक तो ये मामला, ये गुत्थी सुलझ गई। लेकिन EOBI के मामले में अभी मैटर डिस्कस होना है। या तो जो अभी के डिस्कशन में हम सुन रहे हैं कि लेबर का मामला, एजुकेशन का मामला दोबारा वफाक को दिया जा रहा है, या तो वो मामला हो जाए तो फिर EOBI का जो एक्ट है 1976 का, वो वैलिड एक्ट है, लॉफुल है, और जो इदारा है जो वो उसमें रिकवरियां कर रहा है वो वैलिड है। लेकिन अगर अमेंडमेंट में ये रहता ही 18th अमेंडमेंट के बाद, लेकिन अगर ये 18th अमेंडमेंट के हवाले से सूबों के पास ही ये मामला रहता है लेबर का, तो फिर ये जो मामला अराइज होगा कि ये जो एक्ट 1976 का है ये वैलिड कैसे हो सकता, कंकरेंट लिस्ट में खारिज हो गया, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में वो शामिल नहीं। तो ये जो 27th अमेंडमेंट है, इस हवाले से EOBI पे अपना गहरा असर रखती है। EOBI के इदारे का वजूद इस वक्त मैं कह सकता हूं कि खतरे में, क्योंकि अगर ये मामला जाता है वफाकी आईनी अदालत में, और यकीनन जाएगा, हम लोग लेके जाए या कोई साइल लेके जाए, कोई भी एग्रीव्ड पार्टी लेके जा सकती है, तो ये मामला इंटरप्रिटेशन का बन जाएगा। तो इंटरप्रिटेशन में जो हमने पूरी तफसील बयान की है कि ये मामला क्योंकि फेडरल का नहीं रहा, प्रोविंस का है, तो EOBI का वजूद खतरे में आ जाएगा। और फिर सिंध का जो उस वक्त का 2014 का एक्ट है वो वैलिड डिक्लेयर होगा, तो बाकी सूबों को भी अपनी लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी। तो आज तक के लिए इतना ही। मैं शायद महमूद एडवोकेट को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।